अगर मैं ये कहूँ कि पेट के आसपास जो फैट जमा होता है वो सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज का कोई गोदाम नहीं है, बल्कि एक जिंदा, जहरीला और सक्रिय ऑर्गन है जो इस वक्त चुपचाप किसी के लिवर और दिल का गला घोट रहा है। सुनने में सच में किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है, पर ताजुब की बात यह है कि सच्चाई यही है। वही तो, आज की इस गहरी चर्चा का मुद्दा यही सच्चाई है। आज हमारे पास कुछ बहुत ही अहम मेडिकल रिसर्च, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट्स और कई कॉम्प्लेक्स मेडिकल डायग्राम्स का एक पूरा जखीरा है। बिल्कुल, और इन सबको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही है कि जिसे दुनिया आमतौर पर सिर्फ मोटापा या ओवरवेट होना कहती है, वो दरअसल एक मेटाबॉलिक तबाही की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो चुपचाप 4 बड़ी जानलेवा बीमारियों को जन्म देती है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज और हड्डियों का पूरी तरह से खोखला हो जाना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक इन बीमारियों के लक्षण किसी आम मेडिकल टेस्ट में पकड़े जाते हैं ना, तब तक शरीर में एक बहुत बड़ा नुकसान पहले ही हो चुका होता है। अच्छा, मतलब ये अचानक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बीमारियां अचानक एक दिन में नहीं आती। ये बरसों तक बिना कोई दर्द दिए खामोशी से अंदर पनपती रहती हैं। एक तरह से साइलेंट किलर्स हैं। तो चलिए इस खामोशी को थोड़ा और विस्तार से तोड़ते हैं। बीमारियों के नाम पर आने से पहले उस जड़ को समझना जरूरी है जहां से शरीर अंदर से खराब होना शुरू होता है। सही बात है। स्रोतों का विश्लेषण यही बताता है कि बीमारी की शुरुआत सिर्फ गलत खाने से नहीं होती। असल में ये अंदरूनी ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल डैमेज से शुरू होती है। अगर इसको एक आम इंसान की भाषा में देखा जाए, तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी चमकती हुई नई गाड़ी के इंजन में अंदर ही अंदर जंग लग रहा हो, मतलब रस्ट लग रहा हो। बाहर से गाड़ी बिल्कुल ठीक दिख रही है, पर अंदर से ढांचा खोखला हो रहा है। हाँ, इस जंग लगने वाला उदाहरण पूरी तरह सटीक है। देखिए, हमारा शरीर लगातार एनर्जी बनाता है और इस प्रोसेस में हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स कुछ बाय प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। अच्छा, तो ये बाय प्रोडक्ट्स नुकसानदायक होते हैं? ऐसे समझिए कि ये इंजन में होने वाले छोटे छोटे स्पार्क्स की तरह हैं। आमतौर पर शरीर इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे ही सेल्स को अंदर से बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। इसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। बाप रे, तो शरीर खुद ही अपने सेल्स को तोड़ रहा है। बिल्कुल, यही वो आग है जो एजिंग यानी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करती है और आगे चलकर अल्जाइमर्स जैसी दिमागी बीमारियां लाती है, क्योंकि दिमाग के सेल्स लगातार डैमेज हो रहे होते हैं। ये तो सच में खतरनाक है। और यहाँ इन डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसे विलन का जिक्र किया गया है जिसका नाम आजकल बहुत सुनने को मिलता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से ये होता है। हाँ, और लोगों को लगता है कि इंसुलिन सिर्फ एक चाबी है जो सेल का दरवाजा खोलती है, पर असल मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। वही तो, अगर शुगर बढ़ रही है खून में तो शरीर उस इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद क्यों कर देता है? उस चाबी वाले उदाहरण को थोड़ा बदलते हैं। मान लीजिए कि सेल्स एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पहले से ही बहुत शोर है। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं, ब्लड में शुगर बढ़ती है। फिर इंसुलिन आकर सेल्स को आवाज लगाता है कि दरवाजा खोलो और शुगर अंदर लो। ठीक है। लेकिन जब दिन भर लगातार मीठा या सिंपल कार्ब्स खाए जाते हैं, तो इंसुलिन लगातार चीखता रहता है। एक वक्त के बाद इस शोर से तंग आकर सेल्स एक तरह से नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स पहन लेते हैं। ओह, मतलब उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया। एग्जैक्टली, वो इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब पैनक्रियाज घबराकर और ज्यादा इंसुलिन भेजता है। नतीजा ये होता है कि खून में शुगर भी घूम रही है और इंसुलिन भी। और फिर शरीर इस एक्स्ट्रा एनर्जी का क्या करता है? शरीर इस इमरजेंसी से निपटने के लिए उस पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी को सीधे फैट में बदलकर जमा करने लगता है। तो सेल्स ने ईयर प्लग्स लगा लिए और बाहर खून में शुगर का ढेर लग गया। वेट, इस पॉइंट पर इन मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में एक ऐसी बात का खुलासा हुआ है जो चौंकाने वाली है। दुनिया भर में एक भ्रम है कि कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ता है क्योंकि लोग फैट वाली चीजें खाते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा भ्रम है। पर यहाँ पता चल रहा है कि लगभग 75 से 80% कोलेस्ट्रॉल तो हमारा अपना लिवर खुद बनाता है। तो बटर या घी खाना सीधे खून में कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली समस्या फैट खाना है ही नहीं। समस्या वो हाई इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब शरीर में इंसुलिन लगातार हाई रहता है तो वो लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग को हाईजैक कर लेता है। अच्छा, तो लिवर पैनिक करने लगता है।
हाँ, लिवर घबराहट में आकर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है। तो कोलेस्ट्रॉल का बिगड़ना असल में इंसुलिन के बिगड़ने का एक सीधा नतीजा है। तो जब लिवर हाईजैक हो चुका है और सेल्स ने शुगर लेने से मना कर दिया है, तो वो सारी एक्स्ट्रा शुगर आखिर जाती कहाँ है? यहाँ बात विसरल फैट पर आके रुकती है। अब जो फैट हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होता है, जिसे हम पकड़ सकते हैं, ये विसरल फैट उससे अलग कैसे है? जो फैट चमड़ी के नीचे होता है, उसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। वो उतना नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन विसरल फैट शरीर की गहराई में, पेट के अंदर जमा होता है। ये हमारे अहम ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैनक्रियाज और आंतों को पूरी तरह से अपने लपेट में ले लेता है। जैसे किसी पाइप पर काई जम जाती है। वही तो, एकदम ठीक। और सबसे बड़ी बात, ये फैट वहां सिर्फ एक गोदाम की तरह पड़ा नहीं रहता। ये केमिकल्स छोड़ता है। ये खून में ट्राइग्लिसराइड्स यानी तैरते हुए फैट के छोटे छोटे कणों को बढ़ाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है। और यही गाढ़ा खून प्रॉब्लम करता है। ज्यादा होता है, वो आलसी होते हैं। उनका मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का। सही बात है, समाज में यही धारणाएं हैं। लेकिन इस साइकिल को पढ़ने के बाद समझ आता है कि फैट सिर्फ ऑर्गन को नहीं दबा रहा, वो दिमाग की मोटिवेशन को ही मार रहा है। क्या शरीर अपनी ही मसल्स को तोड़ने लगता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सेल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचती, तो शरीर को लगता है कि वो भूखा मर रहा है। भले बाहर कितना भी फैट जमा हो, अंदर इमरजेंसी चल रही होती है। तो इस इमरजेंसी में शरीर करता क्या है? शरीर अपने ही मस्कुलर टिश्यू को तोड़कर एनर्जी बनाने लगता है। जी। इस मसल्स के नुकसान को ही सार्कोपेनिया कहते हैं। और जैसे मसल्स कम होते हैं, मेटाबॉलिज्म और गिर जाता है। बाप रे, ये तो एक खतरनाक साइकिल बन गया। हाँ, लिखित रूप में ये सच में एक जानलेवा साइकिल है। जब मसल्स नहीं बचेंगे और एनर्जी नहीं होगी, तो थकान इतनी बढ़ जाएगी कि एक्सरसाइज करने की इच्छा बायोलॉजिकली खत्म हो जाएगी। ये आलस नहीं है। मतलब शरीर मेटाबॉलिकली ब्लॉक हो चुका है। एग्जैक्टली। जब एक्सरसाइज नहीं होती तो मोटापा और बढ़ता है और मसल्स और ज्यादा टूटते हैं। इंसान इस साइकिल में बुरी तरह फंस जाता है। ये सच में दिमाग और शरीर दोनों का नुकसान है। और इस विसरल फैट के केमिकल्स जो हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो अलग ही लेवल का है। डेटा दिखाता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तेजी से गिरता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं आती हैं। हाँ, और महिलाओं की बात करें तो पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि वक्त से पहले मेनोपाज का सामना करना पड़ता है। विसरल फैट दरअसल एक अलग ही एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह बर्ताव करने लगता है। तो पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ गया है। और जब ये फैट और हार्मोनल तबाही एक लिमिट क्रॉस कर लेती है, तब दो सबसे बड़े साइलेंट किलर्स आते हैं, डायबिटीज और हार्ट डिजीज। बिल्कुल, वहां से इनकी एंट्री होती है। अगर मैं पिछली बातों को जोड़ूं तो साफ लगता है कि खून लगातार गाढ़ा हो रहा है, उसमें फैट तैर रहा है, सूजन है, तो ब्लड वेसल्स को बहुत नुकसान हो रहा होगा। शायद इसीलिए ब्लड शुगर रेगुलेशन सबसे पहले फेल होता है। सही पकड़ा। पर डायबिटीज को लेकर यहाँ जो लक्षण बताए गए हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया। आमतौर पर लगता था कि थकन या बार बार बाथरूम जाना ही साइंस है, पर यहाँ लिखा है कि घाव का जल्दी न भरना और हाथों पैरों में झंझनाहट होना, ये ब्लड शुगर से कैसे जुड़ते हैं? इसके पीछे का मेन कारण ब्लड वेसल्स का डैमेज होना है। जब ब्लड में लगातार शुगर और फैट ज्यादा रहता है तो नलियां अंदर से खराब होने लगती हैं। अब अगर कोई घाव होता है तो वहां रिपेयर करने वाले सेल्स पहुंचने चाहिए, पर नलियां ब्लॉक होने की वजह से ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पाता। अच्छा, इसीलिए घाव ठीक नहीं होते। और वो झंझनाहट? झंझनाहट या नमनेस इसलिए होती है क्योंकि नर्व्स को जिंदा रहने के लिए जो खून चाहिए था वो नहीं मिलता। नर्व्स धीरे धीरे मरने लगती हैं। ये तो सच में डरावना है। और यहाँ सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि डायबिटीज और दिल की बीमारी अलग अलग थे ही नहीं। आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज से होने वाली 70% मौतों की असली वजह हार्ट डिजीज ही होती है। हाँ, लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाई ब्लड शुगर लगातार दिल की ब्लड वेसल्स को रगड़ रही होती है, जैसे सैंड पेपर। नलियां सख्त हो जाती हैं और यहीं से हार्ट अटैक का रास्ता बनता है। और इस हार्ट डिजीज वाले हिस्से में वार्निंग साइंस वाला जो डायग्राम है, वो दिमाग घुमा देता है। आमतौर पर सीने में दर्द या सांस फूलना सुना है, लेकिन इस लिस्ट में गंजापन, मसूड़ों से खून आना और रात को खांसी आना लिखा है। अजीब लगता है सुनने में। वही ना, एक आम इंसान ब्लीडिंग गम्स को दिल से कैसे जोड़ेगा? इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसको समझने के लिए
वापस उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पर चलते हैं। शरीर एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। जब इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स को कमजोर करती है तो मसूड़ों की नाजुक नलियां सबसे पहले फटने लगती हैं। अच्छा, तो वहां से खून आना शुरू होता है। और रात की खांसी। जब यही इन्फ्लेमेशन दिल को बुरी तरह कमजोर कर देती है तो दिल ठीक से खून पंप नहीं कर पाता। रात में जब कोई लेटता है तो ग्रेविटी के बदलने की वजह से शरीर का फ्लूइड पीछे की तरफ फेफड़ों यानी लंग्स में जमा होने लगता है। इस फ्लूइड के भरने की वजह से ही रात को खांसी आती है। बाप रे, तो ये सिर्फ खांसी नहीं है, ये एक फेल होते हुए इंजन की आवाज है। बिल्कुल। और जब इंजन फेल हो रहा होता है तो सिर्फ दिल अकेले नहीं डूबता। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को इन स्रोतों ने कैंसर के साथ सीधा जोड़ दिया है। वही मैं देख रहा था, ऑर्गन फेल होने के साथ सेल डैमेज इतना बढ़ जाता है कि वो कैंसर बन जाता है। ब्रेस्ट कैंसर, लिवर, पैंक्रियास, ये सब तो सुने, लेकिन यहाँ दो ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल अलग हैं, मेनिंजियोमा और मल्टीपल माइलोमा। विसरल फैट इन जगहों पर म्यूटेशन कैसे कर रहा है? विसरल फैट पूरे इम्यून सिस्टम और सेल्स के डीएनए के साथ खिलवाड़ करता है। मेनिंजियोमा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाले टिश्यू का कैंसर है और मल्टीपल माइलोमा खून की कोशिकाओं का। तो ये फैट वहां तक असर करता है? हाँ, जब पेट में जमा फैट जहरीले केमिकल्स छोड़ता है तो वो पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। ये केमिकल्स सेल्स के डिवाइड होने के निर्देशों में गड़बड़ी कर देते हैं। सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर बढ़ने लगते हैं और यही इन कैंसर्स का रूप ले लेता है। और कैंसर के लक्षणों की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर रात में इतना पसीना आए कि कपड़े भीग जाएं, अचानक आवाज भारी या फटी फटी सी हो जाए, या मुंह में कोई छाला 3 हफ्ते से ज्यादा ना ठीक हो, तो ये सिर्फ थकान या मौसम का असर नहीं है, ये एक साइन है कि इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में है। अच्छा। रात में पसीना आना दरअसल इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया है जब वो किसी खतरनाक चीज से लड़ रहा होता है। इससे पहले कि हम समाधान की तरफ बढ़ें, मेरे दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। जब हम मोटापे की बात करते हैं, मान लीजिए किसी का वजन 30 किलो ज्यादा है, तो लॉजिक ये कहता है कि उसका शरीर दिन भर उन 30 किलो को उठाकर घूम रहा है। एक तरह से 24 घंटे वेट लिफ्टिंग चल रही है। एग्जैक्टली। तो क्या इस लगातार बोझ उठाने से उसकी हड्डियां नेचुरल तरीके से मजबूत नहीं हो जानी चाहिए थीं? स्रोतों में इसे ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस से क्यों जोड़ा गया है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है, पर इसका जवाब हमारे उसी जांग वाले लॉजिक में छिपा है। देखिए, हड्डी सिर्फ एक मृत पत्थर नहीं है, ये जिंदा टिश्यू है। शरीर में लगातार पुरानी हड्डी टूटती है और नई बनती है। ठीक है। लेकिन विसरल फैट के कारण जो लगातार इन्फ्लेमेशन होती है वो उस केमिकल प्रोसेस को ही रोक देती है जो नई हड्डी बनाता है। पुरानी हड्डी टूट तो रही है पर नई बन नहीं पा रही। इसे ही ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। अब सोचिए, वजन बढ़ता जा रहा है और स्केलेटन अंदर से खोखला और कमजोर होता जा रहा है। बोझ ज्यादा और सहारा कम, यही वजह है कि जॉइंट्स की बीमारियां इतनी भयानक हो जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब ये सारी बीमारियां इतनी खतरनाक हैं, सर्जरीज में लाखों खर्च होते हैं, एंग्जाइटी और मानसिक बोझ पड़ता है, तो लोग इसे ठीक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग गलत रास्ता चुनते हैं। मतलब लोग गूगल पर जाते हैं, एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी से डाइट निकालते हैं, 1500 कैलोरी का मील प्लान फॉलो करते हैं, फिर नतीजे जीरो क्यों आते हैं? क्योंकि वो गूगल या एआई डाइट प्लान सिर्फ कैलोरीज गिनता है, अंदर की तबाही को नहीं जानता। एक एआई एल्गोरिदम किसी के स्ट्रेस हार्मोन्स को नहीं समझ सकता, वो एड्रीनल फटीग को नहीं नाप सकता। एड्रिनल फटीग यानी स्ट्रेस हार्मोन्स का लिमिट क्रॉस कर जाना। वीर पैनिक कर जाता है। अच्छा, स्टार्वेशन मोड में चला जाता है। हाँ, और फैट बर्न करने के बजाय उसको और दबाकर जमा करने लगता है। इसलिए ऐसे जेनेरिक प्लान्स असफल हो जाते हैं। तो ये तो सर दर्द के लिए लगातार पेन किलर खाने जैसा हुआ, जबकि असल में दिमाग में ट्यूमर हो। यहाँ सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है। और इन सोर्सेज में इसलिए कोचिंग और अकाउंटेबिलिटी का जिक्र बार बार आया है। जैसे कोच बीडी शर्मा और उनके ब्लूप्रिंट को एक मॉडल बनाया गया है। हाँ, क्योंकि एआई आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता। एक एक्सपर्ट कोच सिर्फ एक पर्ची पर लिखा प्लान नहीं थमाता, वो एक पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बनाता है जो जड़ पर काम करती है। मतलब हार्मोन्स, फैटी लिवर और मेटाबॉलिज्म को ठीक करने पर। सही कहा, प्रिवेंशन ही सबसे सस्ता और सटीक रास्ता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और उस खामोश सूजन को खत्म करने का लॉजिक उस सॉल्यूशन में है या नहीं। आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है, जिसे आमतौर पर मोटापा समझकर सिर्फ कपड़ों की फिटिंग या आईने में दिखने वाले रूप तक जोड़ा जाता है। वो दरअसल एक खामोश आग है
जो सेल्स की तबाही से शुरू होकर सीधा हार्ट अटैक या कैंसर तक पहुंचती है। ये सुनने वालों के लिए सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। और इसका मकसद डराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अगर मैकेनिज्म को ठीक किया जाए तो इस खामोश आग को बुझाया जा सकता है। आखिर में इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार पर लाकर छोड़ते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। अक्सर इन बीमारियों को साइलेंट कहा जाता है। हमने बात की कि इंजन पर जंग लगता है और सालों तक पता नहीं चलता। बिल्कुल, बरसों लग जाते हैं लक्षण आने में। तो अगर शरीर तब तक दर्द का इशारा नहीं देता जब तक कि इंजन पूरी तरह खराब ना हो जाए, तो क्या आज इस वक्त दर्द का ना होना सच में सेहतमंद होने की निशानी है? या फिर ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि वो जंग अभी तक सबसे जरूरी हिस्से तक नहीं पहुंचा है? सही कहा। सोचने वाली बात यह है कि कल सुबह नाश्ते की प्लेट में क्या जाएगा, ये चुनाव इस एक सवाल पर निर्भर कर सकता है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।